सभी साथियों को नमस्कार। नेट जेआरएफ पे लगी हुई जो 21 कहानियाँ हैं उसमें से एक कहानी हम देख चुके हैं और आज हम देखेंगे कोशी का घटवार। कोशी का घटवार जो कहानी है ये शेखर जोशी जी की कहानी है और ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें जो पहाड़ी जीवन है उस चीज़ को दिखाया गया है और किस तरह से प्रेम को उजागर किया गया है उस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे। आइए देखते हैं कोशी का घटवार शेखर जोशी। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा सल्ला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है। आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूख पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले कूलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोशी के किनारे है गोसाई का यह घट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिच्छर छिच्छर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। छप छप पुरानी फौजी पैंट को घुटनों पर मोड़कर गुसाई पानी की गोल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दें, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इस दिनों। प्रायः आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की कूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में 1-2 स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिशान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, है हो, यह लंबर देर में आएगा, यहाँ लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिशान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मोड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई होठों में मुस्कुराया। सल्ला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मिहल की छाँव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। खस्सर खस्सर चक्की के पाट चल रहा था। कीट 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 खप्पर के दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिच्छर छिच्छर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोशी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज़ धूप, कहीं चिरैया भी नहीं बोलती,
किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिशान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीबी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गोसाई ने खोला। गूल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट भी की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गोसाई ने हुक्के की नली से मुँह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गोसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है। वह हवालदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवालदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था। वह फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध हैं उस बार की छुट्टियों के बाद। कौन महीना? हाँ, बैसाख ही था। सर पर क्रास खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किस्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी पर वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठसाठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था, कल के शर्मीले गोसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गोसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस की कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गोसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गोसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुड्ढे नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गोसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गोसाई के घुटने पर सिर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीटा झपटी करते गोसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाँह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात, क्या कहा था गोसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तूरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गोसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसीर की एक ठंडी उदास शाम को गोसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा।
तुम्हारे गांव के नज़दीक ही है। लक्ष्मा कुछ ऐसा नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, सल्ला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ जी का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर लें। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया, पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियरी ट्रांसफ़र लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर आया। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी ज़िंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और मिहिल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अनाज वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे के थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिच्छर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की खिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्वर। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गोसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किट किट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफ़ेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे शब्द ही दोहराए। वह अब भी तेज़ धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गोसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया।
स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गोसाई झुककर घट के बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुख खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गोसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके से उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गोसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गोसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गोसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गोसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी। बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबा मिलता। आजाद संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गोसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखें इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहें तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गोसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गोसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, से शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गोसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गोसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गोसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गोसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों से अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेओ, जो सुहाग चिन्ह था, नहीं था। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा।
अपनी व्यावहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गोसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल करता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकार लक्ष्मा घुटने मोड़ कर बैठी थी। गोसाई सोचने लगा 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए ही जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो, और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी ढालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबो रही थी। गोसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गोसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छाँव में। कहता हुआ गोसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है कहकर लक्ष्मा ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। खट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गोसाई गूल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक काली पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुँह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गोसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गोसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गूल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मेहल के पेड़ की ओर आते समय उसके साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोही में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। 1 गिलास, 1 एनिमल का मग और 1 एल्युमिनियम के मैस्टिन में गोसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गोसाई ना न कर सका।
वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घाट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गोसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाए गोसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अंधकार हो। नाना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट कर दी। यूँ ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज़ में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे की इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा? गोसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर, कभी माँ की ओर देख लेता था। गोसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा। तो लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गोसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गोसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गोसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसी ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज लेती जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और हैं। परसों दफ्तर से मनी आर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है। मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज़ में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। सल्ला कितना कमाया, कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है सल्ला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गोसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिन रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी, पेट का क्या है? घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गोसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे
हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहाँ से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टिन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकाल कर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता था। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा, पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुँचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट-किट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं। अब सुनसान निशब्द। और यहीं पर ये कोशी का घटवार कहानी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।